हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो इन्वायरमेंट साइंस है, उसके बड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो यूजीसी नेट में भी आए हैं। उनको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रखेंगे उनका, और साथ में यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो बड़ा अच्छे कंसेप्ट है, बहुत आराम से सुनना है। एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अभी पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है? क्वेश्चन है कि अंडर विच कंडीशंस एटमॉस्फेयर विल बी मोस्ट स्टेबल। आपको चार कंडीशन दी गई है नीचे, और आपको पूछा गया है कि इन चारों कंडीशन में एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा स्टेबल किस कंडीशन में होगा। तो आपको ऐसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जब भी आप क्वेश्चन देखो, एक बार वीडियो को पॉज करके नीचे आंसर करो कमेंट में, ठीक है। फिर हम डिस्कस तो करेंगे, फिर चेक करो कि आपका आंसर ठीक था या नहीं, ठीक है। तो अगर आप मोस्ट स्टेबल, एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी से क्या समझते हैं कि एटमॉस्फेयर स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? तो देखो, कोई हम जैसे हमने एक एयर पार्सल एज्यूम किया। अगर एयर पार्सल अपनी वापस सिंक करता है, यानी कि उसी कंडीशन में आने की, या देखो दो चीज हो सकती है, या तो एक पास एयर पार्सल ऊपर जा रहा है तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। जैसे जैसे समर सीजन होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा, एयर पार्सल गर्म होगा, गर्म होके हल्का होगा, और हल्का वार्म होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर जाता जाएगा। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है बेसिकली, जब एयर पार्सल मिक्सिंग, वर्टिकल मिक्सिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना। और स्टेबल कंडीशन में कब होगा, जब एयर पार्सल नीचे आएगा, अपनी ओरिजिनल जो सिचुएशन है उसमें नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल कंडीशन। जब एयर पार्सल अपनी नेचुरल कंडीशन में जो नीचे आने की कोशिश करेगा, वापस सिंक करने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। तो आपसे यहाँ पूछा है, ये जो विंड स्पीड वाला है ना सॉरी सॉरी विंड स्पीड वाला तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पे इशू रखेगा, क्लाउडी नाइट है यहाँ पे सॉरी, क्लाउडी समर डे है, और क्लियर नाइट है, और क्लाउडी नाइट है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। देखो यहाँ पे, जहाँ पे क्लाउडी है बेसिकली, और यहाँ तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन में क्लाउडी नहीं है, यही ऑप्शन जाएगा क्लियर नाइट में। और इसका रीजन क्या है, जब आप बताओ, जब क्लाउड होगा, है ना, जब क्लाउड होगा तो बेसिकली जो रेडिएशन है, जो अर्थ से मीट होगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी, है ना, उतना कंपैरेटिवली क्लियर नाइट के उतना बाहर नहीं जा पाएगी। तो जो कूलिंग होगी अर्थ का, वो या जो पार्टिकल्स वहां रहेंगे अर्थ के सरफेस के आसपास, वो जल्दी क्या नहीं होंगे, बेसिकली कूल नहीं होंगे, वार्म रहेंगे। तो वार्म रहेंगे तो हल्के रहेंगे, तो वर्टिकल मिक्सिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन होगी। जबकि अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल क्लियर नाइट है, तो क्लियर नाइट है तो रेडिएशन बाहर निकल जाएगी, तो जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, जो सरफेस के आसपास पार्टिकल है, वो सिंक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टेबल, यानी सिंक करना है तो पार्टिकल्स का या पार्सल का क्या है, स्टेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां क्लियर नाइट रहेगी। समझ में आया? अरे समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर आई या नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, और इसका नोट भी मैंने लिख दिया है। क्या है? ऑन ए क्लियर नाइट द एटमॉस्फेयर टेंड टू बी मोर स्टेबल बिकॉज द ग्राउंड कूल्स रैपिडली थ्रू रेडिएशन, है ना, लीडिंग टू ए कूलर सरफेस लेयर। और a cloudy night, cloud act as an insulator, trapping heat and preventing the ground from cooling as much, leading to a less stable atmosphere। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी ना? चलो आ गई है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट साइंस में अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें डेली लाइव सेशन होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख पाता है तो उनको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाते हैं। और जेके पीएससी के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 50% ऑफ के साथ सब ऑफर चल रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। और वेबसाइट का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोलर अप्लायंस दिए हुए हैं, और इधर इनका यूजेस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सोलर अप्लायंस दिया हुआ है और इधर यूजेस दिए हुए हैं। तो सोलर ऑन है ना, इसके बारे में, सोलर ऑन है तो ये बेसिकली कुकिंग के काम आता है। ये ए का तो 4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलो अब हम बात करते हैं सोलर किल्न। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? ये
जो प्रोडक्ट्स है उसको ड्राई करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये नेचुरल जो एयर है उससे भी बड़ा अच्छा ड्राई करता है सोलर किल्न, तो ये ड्राइंग प्रोडक्ट है ना, यानी कि ड्राई करता है। तो बी का 3 इन दोनों में है। और सोलर स्टील क्या है, ये बेसिकली सोलर स्टील है ना, वो क्या करता है, जो फ्रेश पोर्टेबल वाटर है इसके लिए, यानी कि इसमें क्या होता है, पानी सोलर एनर्जी से गर्म होता है, ठीक है, स्टीम फिर वापस ठंडा होगा और उसको स्टोर करेंगे। तो ये जो सोलर स्टील है बेसिकली प्रोवाइड फ्रेश पोर्टेबल वाटर, यानी कि सी का फर्स्ट आएगा, और सी का फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। और सोलर थर्मल कलेक्टर है, बेसिकली एनर्जी जनरेट करने के लिए होता है, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्या है एक्सप्लेनेशन, देखो। Solar kilns are an eco-friendly and cost-effective method for drying lumber using solar energy to heat a chamber and evaporate moisture, resulting in faster and higher quality drying compared to traditional air drying. ठीक है ना। और solar still distilled water with substance dissolved in it using the heat of the sun to evaporate water that it may be cooled and collected, thereby purifying it. और solar thermal collector है ना, यूजेबल फॉर्म एनर्जी, है ना, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता है ना, और मैक्सिमम आप लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ऐसा काम करते रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे टर्म्स है इन एपिडेमियोलॉजी की बात करें और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन है। तो व्हीकल को कैसा मैच करोगे, व्हीकल्स, तो व्हीकल्स और नॉन लिविंग सोर्स है ना, विद ट्रांसमिट पैथोजेंस टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ए का तो मैं 3 मैच कर दूंगा, चलो ए का 3 मैच करते ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े अच्छे मतलब वो है, आराम से डिस्क्रिप्शन को मैच कर सकते थे इसमें। तो अगर हम करियर की बात करें तो क्या है, सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ये करियर का रूप ले सकता है, मतलब इन्फेक्शन को फैलाने में। और यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है, फोमाइट हो सकता है। फोमाइट यानी कोई भी सब्सटेंस होता है, जैसे क्लॉथ वगैरह से इन्फेक्शन फैल जाता है, फर्नीचर से फैल जाता है। तो यहाँ पे सी का बेसिकली हम बात करें तो पैथोजन कंटेमिनेटेड जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएनिमेट जो मतलब नॉन लिविंग है ना, तो ये इसके साथ सी का 2 आ गया। और वेक्टर जो होंगे, जो लिविंग एजेंट होंगे, जो पैथोजन को ट्रांसफर करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे डी का 1 आ गया। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड है, इंपॉर्टेंट है, इनका टर्मिनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले चलो ये फोमाइट मैंने लिख दिया है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल व्हिच आर लाइकली टू कैरी इंफेक्शन सच एज क्लॉथ्स है, जो यूटेंसिल्स जो यानी कि बर्तन वगैरह है, और फर्नीचर है। और वेक्टर है इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट ए पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू नॉन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया था। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में ईपीआर बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लास्ट तक वो उसको मैनेज करवाए, ठीक है। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको मैं बता दूं, या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेकंड ऑप्शन में हो सकते हैं, प्लास्टिक नहीं, ये बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग लूम 2011 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, ये ध्यान रखना। इसका राइट ऑप्शन थर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें, इसको एक्सप्लेन करें, जैसे ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन दैट प्रोड्यूसर ऑफ electrical and electronic equipment (EE) are responsible for collecting and channelizing e-waste from end-of-life products to authorized dismelters and recyclers, यानी कि बेसिकली ये फाइनली जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि लास्ट तक उसको मैनेज करे, जो भी उसने ई-वेस्ट वगैरह जो प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और जो इसका कंसेप्ट है ईपीआर का, वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए कब आया, ये तो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, कि प्लास्टिक के लिए कब आया। द कंसेप्ट ऑफ ईपीआर फॉर प्लास्टिक वेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अगर प्लास्टिक की बात करें
The formal framework were introduced only in 2020 with the draft EPR policy released in October 2021. तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुन लो भाई। ये कह रहा है विच फीचर ऑफ द केमिकल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ टुडे रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द आयरन कैटास्ट्रोफ, यानी कि आयरन का जो बेसिकली कैटास्ट्रोफ आ चुका है ना, कौन सा जो चीज है इसमें वो जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। पहला कह रहे हैं देयर इज मोर आयरन इन द कोर देन इन द क्रस्ट। यही आंसर मिल गया, आपको पता है जो आयरन है वो कहां पे जाता है, कोर पे जाता है क्रस्ट की बजाय, ठीक है, तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया। यही एक रीजन है बहुत बड़ा, नहीं तो हम इसको देख ले लेते भाई, है ना। तो मोर आयरन कहाँ है, कोर में है। और क्योंकि हम इसका केमिकल जब हम बात करते हैं अर्थ की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना ऐसे बनाते हैं, क्रस्ट बात करते हैं, मेंटल बात करते हैं और कोर बात करते हैं, ठीक है। क्रस्ट में हम क्या बात करते हैं, है ना, सियोल की बात करते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, और मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम की बात करते हैं, है ना, और कोर में निफे की बात करते हैं, निकल और आयरन। तो सबसे ज्यादा आयरन बेसिकली कहाँ है, कोर में है, ये एक बड़ा रीजन है इसका। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ही आ गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे बोल रहे हो सर आप, तो सारे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम इन इट्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस में है भाई, अगर इसमें देखें तो तीन ऑप्शन में वीनस में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, वीनस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। और मैं आपको एक, अगर आपको ऑक्सीजन भी पूछ ले तो कहाँ करोगे, तो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, वो टेबल आपको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका मैंने सोर्स भी दिया है, ये बेसिकली नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, है ना, सन की बात करें, मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, है ना, सैटर्न और टाइटन, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो को बात की गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए सबसे ज्यादा 96% यहाँ है वीनस में, ठीक है, और सेकंड नंबर पे देखिए 95% के लगभग मार्स में है, ठीक है ना। और अगर बात करें ऑक्सीजन, देखो मरकरी में 42% है, देखो मरकरी में यहाँ 42% है और अर्थ में 21%, तो ये देखिए। और अगर बात करें हाइड्रोजन की, देखो सन में यहाँ पे हाइड्रोजन 71% है, ठीक है, और यहाँ जुपिटर में भी देखिए कितना ज्यादा है ना। ये सारी आपको टेबल ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिकली नाइट्रोजन की, तो अर्थ में सबसे नहीं 78% अर्थ का है, फिर टाइटन में 97% है। तो देखिए ये सारी जो यही इसी टेबल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी पूछा जा सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन इधर सोइल का ऑर्डर दिया हुआ है और आपको सीईसी के बारे में पूछा है, कॉमन रेंज क्या है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की, है ना। और आप मुझे बताओ जितनी ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी किसी सॉइल की, उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर होगा, यानी कि जितना ज्यादा अगर सीईसी होगा तो फर्टिलिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, ये कमेंट में बताना। चलो अगर सॉइल ऑर्डर की बात करें, हिस्टोसोल है ना, वर्टिसोल है, एंडीसोल है, स्पोडोसोल है, इनका आपको सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करनी है तो ये बिल्कुल मिला हुआ है। हिस्टोसोल का इतना ही रहता है, 110 से 170 है और सेंटीमोल पर किलोग्राम, और ये सब एक मिले हुए हैं बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ही आ जाएगा बिल्कुल। इसमें आपको एक चीज और एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ये भी ध्यान रखना है। ये बेसिकली क्या है, अगर क्ले की बात करें, है ना, और सीईसी, क्ले का स्पेशली आपसे पूछ लेते हैं। क्ले को हम अगर बात करते हैं, एक है क्योलोनाइट की बात करते हैं, ओलिलाइट की बात करते हैं और मोंटोमोनाइट की बात करते हैं। अगर इनका सीईसी बात करें क्ले को ही क्लासिफाई करके, तो इसमें सबसे ज्यादा एम वाले का है, उसके बाद आई वाले का है और उसके बाद के वाले का, ठीक है। तो ये देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्ले के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा क्ले सबसे बेस्ट है या फिर किसका सबसे ज्यादा सीईसी है, ठीक है। और इधर सीईसी देखिए सैंड का भी है, सैंडिलोम का भी है, लोम का भी है, क्ले लोम का और क्ले का है ना, मोर देन 30 लिखा हुआ है ना क्ले का, तो ये ध्यान रखना है। ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। और सबसे देखो ऑर्गेनिक मैटर का कितना जाता है, 200 to 400। अगर किसी में प्रॉब्लम होती है इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर उसमें हम मिला देते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एक्वा मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोरोसिटी। सबसे ज्यादा पोरोसिटी किसमें है ये पूछे, पोर्स किसमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको पता है इसमें पोर्स, अगर इनमें बात करें तो क्ले में सबसे ज्यादा पोर्स है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बात करनी है तो सबसे ज्यादा तो ए आएगा, तो ए यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर बात करें उसके पहले अगर इनमें बात करें है ना तो फाइन सैंड हो गया, ठीक है। और इनमें भी बात करें डी आ गया, ये मैच कर रहा है। और अगर लाइमस्टोन और ग्रेवल की बात करें, ग्रेवल की, तो इनमें सबसे कम लाइमस्टोन का होगा है ना, और फिर ग्रेवल का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, बी सी डी ए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना पोरोसिटी की, तो सबसे ज्यादा क्ले का है पोरोसिटी, ठीक है। सबसे कम बात करें तो लाइमस्टोन का है, और उसके बाद बेसिकली ग्रेवल का है, उसके बाद फाइन सैंड का है, और सबसे ज्यादा इसमें क्ले का है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो हम ईपीआर की अभी बात कर रहे थे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी मैकेनिज्म हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ, किस किस के मैनेजमेंट की बात करता है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। बेसिकली प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट के लिए बात करता है, ई वेस्ट के लिए, बैटरी वेस्ट के लिए, और वेस्ट टायर के लिए। यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी होता है कि सोइल का जो हो रहा है ना, ये भी आपको परमिशन लेनी होती है कि आप सही से लेके आ रहे हैं कि नहीं, सॉरी ऑयल है ना, यूज्ड ऑयल के लिए है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बी सी डी और ई ये सभी आएगा इसमें। तो राइट आंसर इसका फोर्थ हो गया। इंपॉर्टेंट है, मतलब इन सब की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करने की, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने तो प्रोड्यूस कर दिया, मैंने यूज कर लिया, नहीं। इसमें ईपीआर के तहत आता है ये, है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, है ना। उसके बाद अगर बात करें अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोरस। बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है नेट जो प्रोडक्टिविटी है प्राइमरी। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको पता है ओशन वाली फाइटोप्लैंक्टन्स कम्युनिटी की होगी सबसे ज्यादा, चलो ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज्यादा ए आएगा, तो ए इसी में है सबसे ज्यादा, देखिए इसी में है। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड ही हो गया। सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स में है, उससे थोड़ा कम है इनमें ग्रासलैंड। और अगर इनमें बात करें तो मैंग्रोव्स और फिर ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम है इसमें, अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें इन चारों ऑप्शन में, तो मैंग्रोव्स में, उससे ज्यादा ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में है, उससे ज्यादा ग्रासलैंड में, और इनमें सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टोनिक जो कम्युनिटी है उसमें है। तो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकता है। आगे बात करें कंसंट्रेशन ऑफ डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय, कंसंट्रेशन ऑफ डीओ है ना, किससे डिटरमाइन होता है कि जो वाटर बॉडी में जो घुलता है ना वाटर में डीओ, वो किस किस से बेसिकली डिटरमाइन होता है। टर्बुलेंस कितना है उससे तो मिक्सिंग होगी, इससे डिटरमाइन होगा। टेम्परेचर से तो होता ही होता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर, इससे भी होगा। और एक्टिविटी कैसी है ऑर्गेनिज्म की वहां पे, अगर बहुत ज्यादा, अगर आप यूट्रोफिक की बात करते हैं ना, ओलिगोट्रोफिक, तो यूट्रोफिक में कम ऑक्सीजन डीओ होता है, ओलिगो में ज्यादा होता है। तो एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये डायरेक्टली कोई नहीं करता है। तो ए बी सी और डी, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है। इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डीओ बीओडी सीओडी यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए ये क्या कहता है, अगर इसकी बात करते हैं, ये इधर सब्सटेंस दिया हुआ है और इधर केमिकल कंपाउंड्स दिया हुआ है। लाइमस्टोन के बारे में बात की है, और उसके बाद क्विक लाइम के बारे में, स्लैक लाइम के बारे में, और लाइम वाटर के बारे में। तो लाइमस्टोन तो हमें पता है क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, बिल्कुल है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद अगर हम क्विक लाइम की बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये आ गया, बी का 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड है। और जो स्लैक लाइम है वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, जिसको हम बुझा हुआ चूना ऐसे बात करते हैं ना, ठीक है। और लाइम वाटर है, लाइम वाटर कौन सा हो गया, लाइम वाटर की बात करें हमारे पास तो आ गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आ गया। तो ये राइट ऑप्शन इसका सेकंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये ना, मिक्स हो जाता है, तो ध्यान रखना। लाइमस्टोन में क्या आ गया, बेसिकली हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, और क्विक लाइम के अंदर हमारे पास आ गया
कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, और स्लैक लाइम के पास हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर में हो गया एक्वस जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो राइट आंसर सेकंड आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको सबको ठीक लगा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करेंगे और कमेंट और लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो मोटिवेशन मिलता है, सबको जरूरत होती है। तो ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और ये मोबाइल एप्लीकेशन है अपनी SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इस पे आप जाके अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी, और जेके पीएससी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्कूल लेक्चरर के लिए आया हुआ है एग्जाम, है ना। डेली लाइव सेशन होता है, और अगर कोई स्टूडेंट लाइव नहीं देख भी पाता है तो कोई इशू नहीं है, उनको रिकॉर्डेड सेशन में भी मतलब लाइव रह गया तो उसका रिकॉर्डेड भी मिल जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए काम करना है, ठीक है। बी काम, अपने चित्त को शांत रखते हुए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।